तो आप सबको नमस्ते प्रणाम। मैं आपका अपना ठाकुर प्रखर सिंह और रात के 10 बज चुके हैं। कहानी का जो सिलसिला है बदस्तूर जारी है। आज की कहानी शुरू करूँ उससे पहले आपको एक दूसरी कहानी सुनाता हूँ। बात लगभग 1.5 साल पहले की है और ज़्यादा कुछ इसमें बताना नहीं है। इसमें ज़्यादातर चीज़ें आप खुद जानते हैं, लेकिन मुझे लगा एक बार याद करा दें। और याद कराने के पीछे वजह क्या है वो आपको वीडियो के अंत में बताऊँगा। मतलब अभी जो घटना बता रहा हूँ उसके अंत में। 1.5 साल पहले एक मशहूर सिंगर जिसका नाम सिद्धू मूसेवाला, कई तरह की उसको धमकी मिली हुई थी, लिहाजा पंजाब सरकार की तरफ से उसको सिक्योरिटी मिली थी। अचानक से सिक्योरिटी उसकी हटा ली जाती है, कमांडो छुट्टी पे चले जाते हैं। इसके बाद सिद्धू मूसेवाला अपनी गाड़ी से जब निकलते हैं तभी एक गाड़ी पीछे से एक गाड़ी सामने से आके ओवरटेक करके गाड़ी को रोकती है। उसके बाद अंधाधुंध फायरिंग करती है और फायरिंग करने के बाद हत्या कर देती है। अब ये तमाम चीज़ें जब हो गई, होने के बाद फिर एक और वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हुआ जिसमें एक शख्स जिसका नाम लॉरेंस बिश्नोई, उस वीडियो को वायरल किया गया और उसमें वीडियो में दिखाया गया कि लॉरेंस बिश्नोई बोल रहा है कि मकसद या फिर जीवन का जो मोटिव है वो एक ही है, सलमान खान को मारना है। तो क्यों मारना है? तो उसके पीछे फिर वजह बताई गई कि सलमान खान ने काले हिरन का शिकार किया था और बिश्नोई समाज पर्यावरण प्रेमी होता है, हम सभी जानते हैं। किसी भी जानवर को, किसी भी पेड़ पौधे को कभी भी हानि नहीं पहुंचाते। प्रयास तो ये तक करते हैं कि कोई उनके आसपास मछली वगैरह का भी शिकार ना करे, इतने ज़्यादा वो जानवरों को प्रेम करते हैं। तो सलमान खान को मारने की धमकी दी लॉरेंस बिश्नोई ने। इधर सिद्धू मूसेवाला को जो मारा गया उसके बारे में भी लोगों ने पूछा कि किसने किया, क्या किया। तब जाके सही से हम लोगों ने जाना कि कोई लॉरेंस बिश्नोई इस लेवल का गैंगस्टर बन चुका है। खासकर यूपी, बिहार, इन तमाम जगहों पे उसका नाम उतना नहीं था। लेकिन सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद और उसके बाद सलमान खान के घर के आसपास फायरिंग ताबड़तोड़ की गई। इन तमाम चीज़ों को लेके फिर हम लोगों ने जाना कि कोई लॉरेंस बिश्नोई है। अच्छा, जब हम लोगों ने जाना कि कोई लॉरेंस बिश्नोई है तो फिर हम सबके मन में जानने की इच्छा हुई कि भाई उसकी कहानी क्या है खुद की। तो फिर मीडिया वालों ने भी जानने की कोशिश की कि भाई वो कौन है, कैसे ऑपरेट कर रहा है, उसकी गैंग में कितने लोग हैं, सच में क्या वो सिद्धू मूसेवाला को मरवा सकता है, उसका इतना सिस्टम है। तो ये तमाम चीज़ें जब जानने की कोशिश की गई, इसी दौरान लोग जुगाड़ बनाते बनाते, चूँकि जो मीडिया वाले होते हैं उनका ज़्यादातर काम सिस्टम और जुगाड़ से चलता है। एक बहुत ही मशहूर पत्रकार, उन्होंने सिद्धू मूसेवाला के उस हत्या के आरोपी लॉरेंस बिश्नोई का इंटरव्यू लिया। घंटों तक इंटरव्यू चला, घंटों तक बातचीत की गई। बाकायदा वीडियो कॉल के माध्यम से लॉरेंस बिश्नोई अपने बारे में बताता रहा कि मैं कौन हूँ, मेरी क्या कहानी है, मैंने क्यों मरवाया, मेरी क्या टारगेटिंग है। ये तमाम चीज़ें वो बताता रहा, तमाम चीज़ें लोग सुनते रहे। घंटे दर घंटे इंटरव्यू चला। उसके बाद एक और इंटरव्यू आया अलग अलग कपड़ों में। एक पहले दूसरी टी शर्ट में, एक पीले टी शर्ट में, एक बाल और दाढ़ी छोटी, दूसरे में बाल और दाढ़ी बड़ी, मुँह छुपे ताऊ। तो लोगों ने फिर सोचा कि शायद ये कहीं बाहर छुपा बैठा होगा या फिर बाहर दुबई में, कनाडा में, अमेरिका में कहीं गया होगा और वहीं से बस उसने अपना इंटरव्यू दे दिया। लेकिन इसी दौरान एक और चीज़ पता चली कि इस बंदे ने इंटरव्यू तो जेल में रह के दिया है। अब जेल से कोई आदमी 1.5 घंटे तक इंटरव्यू कैसे दे सकता है? चलिए मान लीजिए कैसे करके फ़ोन वो छुपा के रख लिया, वो बातचीत किसी से कर ले, वो ठीक है। 1.5 घंटे तक इंटरव्यू दे और किसी की नज़र ना पड़े, खासकर तब जब जेल में जैमर है, जेल में तमाम अन्य चीज़ें हैं। तो ऐसे हाल में फिर पता चला कि कहीं ना कहीं सिस्टम जो है लॉरेंस बिश्नोई को पूरा सपोर्ट कर रहा। उसके बाद फिर केस भी पुराना होगा, तमाम लोगों की जो नज़रें हैं इस केस से हट भी गई। लेकिन इसके बाद फिर एक और चीज़ हुई। दरअसल लॉरेंस बिश्नोई, सिद्धू मूसेवाला, सलमान खान, इन तमाम कांड के बाद बाबा सिद्दीकी की हत्या करवाता है। जब बाबा सिद्दीकी की हत्या होती, हत्या होने के बाद फिर मामला तूल पकड़ता है, फिर लॉरेंस बिश्नोई का नाम आता है। तो पंजाब सरकार को भी लगा कि भाई हमारी जेल में है और अगर हम कुछ करते नहीं हैं, उसका इंटरव्यू भी वायरल हो रहा, तो बड़ी भद्द पिटेगी और चुनाव भी आने वाले हैं, तो कुछ किया जाए। तो 1.5 साल बाद ऐसी घटना जिसमें तमाम सबूत थे, इंटरव्यू वायरल हुआ था, बड़े बड़े टेक्निकल टीम होती हैं, बता देती हैं कि इस वीडियो की एग्जैक्ट डिटेल क्या है, कब का बना है, किस लोकेशन पे शूट हुआ है, फेक तो नहीं है। इसके बावजूद 1.5 साल बाद आज जेल के तमाम कर्मचारियों को सस्पेंड किया गया इस आरोप में कि आपकी कस्टडी में कैसे लॉरेंस बिश्नोई इंटरव्यू दे सकता है।
तो आप सोच के देखिए कि जो क्राइम सबके सामने था, हर दूसरा आदमी इस वीडियो को देख चुका था, तमाम सबूत थे, एक रेपुटेड चैनल के पत्रकार ने इंटरव्यू लिया था, कोई फेक नहीं था, फिर भी 1.5 साल लग गए सिस्टम को काम करने में। अपने अंदर बाहर किसी के ऊपर कार्रवाई की आप बात छोड़ दीजिए। तो फिर यहीं से एक सवाल उठता है कि जब देश का सिस्टम इतना स्लो है, तो हो सकता है कि इसी सिस्टम से मार खा के, इसी सिस्टम से परेशान होकर कई लोग अपने हाथों में हथियार उठाते हैं और फिर बाद में वो गुंडा, मवाली, गैंगस्टर, माफिया, डॉन बनते हैं। तो कहीं ना कहीं सिस्टम का बहुत बड़ा हाथ होता है हमारे हिंदुस्तान में किसी को गुंडा बनाने में। और लॉरेंस बिश्नोई खुद कहता है कि शायद उसके भी पीछे जो कहानी है, पता नहीं कितना सही कितना गलत है, वो सिस्टम का ही है। तो 1.5 साल बाद कुछ लोगों को सस्पेंड किया गया, एक बड़ी खबर थी। अब आते हैं आज की कहानी की बात करते हैं। आदमी किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी मजहब का हो, उसके अपने चाहे जो संस्कार हो, लेकिन एक संस्कार कॉमन होता है, वो होता है कि मृत्यु का संस्कार, मरण। अपने अपने धर्म के हिसाब से लोग लाशों के साथ अंतिम क्रिया करते हैं। कोई जलाता है, कोई दफनाता है, कोई तबूत में, कोई कफन में, कोई कब्र में, जिसकी जैसी हैसियत उस हिसाब से, कोई चंदन की लकड़ी पे, कोई आम की लकड़ी पे लाश को जला देता है। हाँ, कहीं बाहर ऐसी प्रथाएं हैं जहाँ पे लाशों को घर में रखा जाता है, लेकिन वो ऑफिशियल और लीगल होता है। लेकिन हमारे हिंदुस्तान में ऐसी कोई प्रथा है नहीं। हमारे हिंदुस्तान में लाश को बड़ा पवित्र मानते हैं। मरने के बाद लाश को घर में भी नहीं रखते, बाहर रखते हैं। तो ऐसे हाल में क्या कोई लाश के साथ रह सकता है, उसको खाना खिला सकता है? अगर ये सवाल मैं आपसे पूछूंगा तो आपका जवाब होगा नहीं। लेकिन आज ऐसी एक कहानी निकल के आई है। कहानी असम की है। असम में एक जगह लगती है गुवाहाटी, हम सभी जानते हैं। कहानी इसी गुवाहाटी की है। दरअसल इसी गुवाहाटी में एक फैमिली रहा करती थी। फैमिली में पहले 3 लोग थे। एक लड़का जिसका नाम जयदीप, उसकी माँ जिसका नाम पूड़िया, और साथ ही एक पिता जो कि सरकारी मुलाजिम था। तमाम चीज़ें बिल्कुल बढ़िया चल रही थी, ठीक ठाक पैसा भी घर में आ रहा था। जयदीप इधर उधर कहीं काम वाम भी कर रहा था। वक्त के साथ तमाम चीज़ें बिल्कुल बढ़िया चल रही थी, ना किसी से कोई लड़ाई थी, ना किसी से कोई झगड़ा था। लेकिन किस्मत उसके आगे आदमी चल नहीं सकता। थोड़े टाइम बाद जयदीप के जो फादर थे, उनकी कुछ तबीयत नासाज होती है। नासाज होने के बाद उनकी मौत हो जाती है। अब उनकी मौत हो गई। मौत होने के बाद अब उनके जो पेंशन के पैसे थे, उनकी पत्नी के नाम आधे आने लगे। अब एक आदमी मर गया, लेकिन मरने के बाद भी उसने अपने बच्चों का, अपनी पत्नी का एक तरह से भलाई किया। पैसे पत्नी यानी जयदीप की माँ पूर्णिया के अकाउंट में आने लगे। फिर भी कोई दिक्कत नहीं थी, ठीक ठाक ज़िंदगी चल रही थी। पिता के जाने के गम से और पति के खोने का गम दोनों लोग भूल चुके थे। लेकिन इसी दौरान पिछले 3 महीने से, अब चूँकि आस पड़ोस में काफ़ी लोग रहते थे, हालांकि इस परिवार का पड़ोसियों से ज़्यादा कोई ताल्लुक नहीं था, माँ बेटे अपने में खुश मशगूल रहते थे। पिछले कई दिनों से, अब कोई भी पड़ोसी हो बातचीत ना करे, लेकिन आदमी देखता है, खासकर अगर महिला है तो घर से बाहर निकलेगी, लोग देखेंगे, पड़ोसी देखते हैं कि जो पूर्णिया है वो दिखाई नहीं दे रही, पूर्णिमा कायदे से। अब वो दिखाई नहीं दे रही, आसपास के लोग थोड़ा सा हैरान होते हैं। खैर, उन्हें लगा कि शायद कहीं गई होंगी। वैसे भी पति के जाने के बाद आदमी कहीं अगर घूम ले तो थोड़ा सा मन प्रसन्न हो जाता है, मन प्रफुल्लित हो जाता है। इस वजह से धीरे धीरे पड़ोसियों ने फिर अब नोटिस किया, लेकिन फिर इग्नोर किया। आपस में बातचीत होने लगी कि दादी अम्मा नहीं दिख रही। लेकिन फिर ये हुआ कि कौन पूछने जाए, हमसे क्या मतलब है, वो लोग भी हमसे ज़्यादा मतलब नहीं रखते, तो हम भी क्यों पूछें। देखते देखते 3 महीने गुजर गए। 3 महीने से पूर्णिमा दिखी नहीं, लेकिन आस पड़ोस के लोगों ने हिम्मत नहीं की पूछने की। बात आई गई हो गई। अब इसी दौरान, अभी कल की बात है, उस इलाके में धीरे धीरे दुर्गंध फैलती है। अब जब दुर्गंध फैली, लोगों ने देखा कि दुर्गंध है, सांस लेना दूभर है। उन्होंने पता करना शुरू किया कि आखिर ये बदबू आ कहाँ से रही है। जब उन्होंने पता करना शुरू किया तो पता चला कि बदबू जो है जयदीप के घर से आ रही है। अब कुछ लोग हिम्मत करके जयदीप के घर पे जाते हैं, चूँकि वो थोड़ा साइको टाइप का आदमी था, ज़्यादा किसी से मतलब नहीं, ज़्यादा किसी से बातचीत नहीं। जयदीप के घर पे लोग जाते हैं। जाने के बाद जयदीप से कहते हैं कि आपके घर से बदबू आ रही है। जयदीप ने कहा कि आ रही होगी भाई, मुझे नहीं पता। इसी दौरान अब एक पड़ोसी ने देखा कि माँ फिर नहीं दिख रही। उन्होंने कहा कि भाई माता जी कहाँ गई। इस पे जयदीप कहता है कि माता जी मर गई।
अब ये सवाल जब आस पड़ोस के लोग सुनते हैं बड़ा अजीब उन्हें लगता है कि भाई मर गई का क्या मतलब है। आमतौर पे कोई मरेगा, कुछ लोग पहले रोते हैं, 12-14 घंटे लाश रखी जाती है, तमाम रिश्तेदार आते हैं, उसके बाद फिर एक अर्थी निकाली जाती है, अंतिम संस्कार होता है, आस पड़ोस के तमाम लोग इकट्ठा होते हैं, मोहल्ले में मातम छाया रहता है। लेकिन यहाँ ना कभी रोने की आवाज़ आई, ना कोई लाश दिखी, ना किसी का अंतिम संस्कार हुआ, ना कभी रिश्तेदार इकट्ठे हुए। तो फिर मर गई का क्या मतलब। खैर उन्हें लगा कि भाई कुछ भी बोल सकता है ये आदमी, इग्नोर कर दिया, जाने लगे। इसी दौरान खिड़की खुली थी, तो एक पड़ोसी ने सोचा कि घर से बदबू भी आ रही है और तेज़ बदबू है, तो एक काम करते हैं खिड़की से झांक लें, शायद कोई जानवर मरा हो तो बता दें भैया, साफ कर लो, नहीं हम ही लोग कर दें, क्योंकि मोहल्ले में बदबू है, सभी लोग परेशान हैं। इसके बाद वो पड़ोसी घर के अंदर खिड़की से झांकता है। अंदर जैसे ही झांकता है, जो कुछ देखता है उसे देखने के बाद बदहवास चीखता हुआ पीछे हटता है। उल्टी होने लगती है उसे, मानो काटो तो खून नहीं। इसके बाद तमाम लोग उससे पूछते हैं कि क्या हुआ, कुछ नहीं बोलता, बस इशारा कर देता है। आस पड़ोस के और लोग देखते हैं, उनकी भी हालत खराब, और धीरे धीरे बात फैली, जो भी आए देखे, कुछ बोल ना पाए। धीरे धीरे फिर सब लोगों ने जब देखा, अंदर बिस्तर पे एक लाश थी। लाश पूरी तरह सड़ चुकी थी, कीड़े रेंग रहे थे, स्किन जो थी वो हड्डियों से चिपक चुकी थी, और शायद कंकाल के सिवा कुछ बचा भी नहीं था। अब ये तमाम चीज़ जब पड़ोसी देखते हैं, सबसे पहले वो पुलिस को फ़ोन करते हैं और पूरा माजरा समझाते हैं। अब पुलिस जब ये पूरा मामला सुनती है तो वो भी हैरान कि ये क्या है। भाग के आती है, आने के बाद जयदीप को हिरासत में लेती है, बॉडी को अपने कब्जे में लेती है। मन में कई तरह के सवाल कि कहीं इस महिला का कत्ल तो नहीं हुआ, या फिर इस महिला के साथ हुआ क्या। अब जवाब कोई दे सकता था तो जयदीप, तो फिर जयदीप से पूछताछ हुई। जब पूछताछ हुई तो कई तरह के जवाब जयदीप ने दिए, जो किसी इंसान के लिए हजम करना लगभग नामुमकिन है। दरअसल जयदीप ने कहा कि मेरी माँ बीमार थी और लगभग 3 महीने पहले उसकी मौत हो गई। अब जब मेरी माँ की मौत हुई तो मुझे लगा कि माँ तो गई है, लेकिन मैं उसका बेटा हूँ तो मुझसे मिलने आएगी, तो अगर मैं इस शरीर की पूजा करूँ तो मेरी माँ दोबारा अगर जिंदा होगी तो इसी शरीर में आ जाएगी। अब ये बात न पुलिस वालों को पल्ले पड़ रही, ना उसे हजम हो रही। बहरहाल उन्होंने कहा कि ठीक है, बताते रहो। तो जो पूरी कहानी निकल के सामने आई, उसके हिसाब से जो जयदीप बताता है कि माँ की मौत हो गई थी, लेकिन जयदीप के जहन में था कि माँ मर गई है लेकिन जिंदा होगी, मैं पूजा पाठ करूँगा तो उसके अंदर जान आ जाएगी। इसी वजह से वो लाश का अंतिम संस्कार नहीं करता और लाश को अपने घर में रख के रहता है। अब ये तमाम बयान जब पुलिस वाले सुनते हैं तो उनके दिमाग में 2 चीज़ें आती हैं। या तो जयदीप पागल है, क्योंकि ऐसी बातें कोई नॉर्मल इंसान नहीं कर सकता, और या तो जयदीप बहुत बड़ा शातिर है। तो शातिर कैसे? तो शातिर ऐसे कि यह हो सकता है उसने अपनी माँ का कत्ल किया हो, और बाद में जब उसे लाश ठिकाने लगाने का मौका ना मिला हो तो लाश को घर में ही रख के वो पागलों की तरह ये तमाम एक्टिंग करने लगा। अब इसका जवाब एक ही चीज़ से मिल सकता है कि बॉडी का पोस्टमार्टम और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या आए ये पता चल जाए। तो खैर पुलिस वालों ने बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है, लेकिन अभी तक पूरा इलाका अजीब कश्मकश में है कि कोई इंसान अपनी माँ की लाश को अपने घर में ऐसे रख के किस हिसाब से पूजा पाठ करके उसमें जान डालने की कोशिश करता है, खासकर तब जब लाश 3 महीने से घर के अंदर सड़ रही हो। यहाँ कोई कीड़ा मर जाए, कोई चूहा मर जाए तो सांस लेना दूभर होता है। यहाँ पे एक पूरी महिला, उसकी बॉडी घर में सड़ती रही, जयदीप उसी घर में रहता है, और बीच बीच में आपको जान के हैरानी होगी कि जयदीप अपनी माँ की लाश को खाना पीना खिलाने की कोशिश भी करता रहा। लगातार इस फिराक में रहा कि माँ को कुछ खिला दें, माँ खाना खा ले, और 3 महीने तक उसी सड़ती लाश के बगल वो बैठ के खाना खाता रहा। तो फिलहाल अब बड़ी अजीब सी ये कहानी है। उम्मीद है कि कुछ ऐसी अजीब चीज़ें इसमें और ना निकलें, लेकिन इस टाइम पूरा असम, पूरा गुवाहाटी इस घटना के बाद थोड़ा सा सहम गया है कि आखिर एक इंसान ऐसा कैसे कर सकता है। खैर अभी तक इस घटना में यही जानकारी थी, मुझे लगा इस कहानी को आपसे शेयर करना चाहिए। तो पहली कहानी मैंने आपको सुनाई कि कैसे एक इंसान जेल में बैठ के इंटरव्यू देता है एक रेपुटेड मीडिया को। 1.5 घंटे तक इंटरव्यू चलता है। उस जेल की खासियत यह है कि उस जेल में जैमर लगे हैं, वहाँ नेटवर्क नहीं आ सकता, मोबाइल फ़ोन की दूर की बात, कोई सिम, कोई एक छोटी सी मेमोरी कार्ड को नहीं ले जा सकता।
ऐसे जेल में बैठ के एक आदमी इंटरव्यू देता है, कत्ल करके जिम्मेदारी ले लेता है कि हाँ मैंने कत्ल किया, करवाया। कोई भी एक सिंगल सिपाही या फिर उस बैरक के आसपास कोई इंसान बोलता हुआ नज़र नहीं आया, तो शायद उसके लिए बेहद हाई प्रोफाइल व्यवस्था की गई है। चूँकि कम से कम ये तो होता कि आसपास कोई बोलता, लेकिन लॉरेंस जहाँ इंटरव्यू दे रहा था उसके अगल बगल कोई इंसान ही नहीं दिखाई दिया, ना कोई पुलिस वाला, ना कोई कैदी, ना कोई और। तो ये हमारे देश का दुर्भाग्य है, और शायद ऐसी चीज़ों से प्रेरित होकर ही लोग गैंगस्टर वगैरह बनते हैं। और 1 साल जिस हिसाब से सिस्टम को सस्पेंड करने में लगा, तो फिर यहाँ से ही बहुत कुछ क्लियर है। खैर, फिलहाल ये थी पूरी कहानी। अब आपसे कल फिर मुलाकात होगी, लेकिन आप अपनी राय कमेंट कर सकते हैं। तब तक अच्छे रहिए, खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपने देश का ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।